हेलो एवरीवन, मैं कल्याणी शर्मा आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बिजनेस गुरु में। हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बिजनेस मैनेजमेंट का कंप्लीट स्टडी मटेरियल, जो आपको कॉलेज लेवल, स्कूल लेवल में हेल्प करेगा, जिसमें हम आप लोगों को एक एक टॉपिक विद एक्सप्लेनेशन पढ़ा रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिल जाए और अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहिए। आप लोगों के लिए हम लोग कंटिन्यू कंप्लीट मटेरियल लेकर आएंगे। अभी हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 12th आरबीएससी की कंप्लीट स्टडी मटेरियल, जिसमें आपको एक एक टॉपिक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाया जा रहा है। आपकी कंप्लीट बुक आपको इसमें कवर करवाई जा रही है। तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम लोग बीएम का 6th चैप्टर कर रहे थे, मार्केटिंग यानी कि विपणन, जिसमें हमने देखा था कि विपणन में क्या क्या कार्य किए जाते हैं, उसमें बाजार विश्लेषण क्यों ज़रूरी है, विपणन नियोजन किस तरीके से किया जाता है, विपणन संचार क्यों ज़रूरी है, बाजार वर्गीकरण क्या होता है, उत्पादों का रूपांकन और विकास किस तरीके से किया जाता है, प्रमाणीकरण और श्रेणियन, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, ब्रांडिंग और कस्टमर को जो सेवाएं दी जाती हैं, सॉल्यूशंस, एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन, विक्रय, ये सभी मार्केटिंग के ही एक तरीके हैं, या ये बोले मार्केटिंग में किए जाने वाले या विपणन विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं। अब हम देखेंगे कि विपणन का महत्व क्या है और किस किस के लिए इसके महत्व अधिक हैं। विपणन जितना किसी व्यवसाय को अधिक उत्पादन, अधिक विक्रय और नियोजन, प्लानिंग यानी कि प्लानिंग में हेल्प करता है, उतना ही ग्राहकों के लिए भी इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि विपणन की वजह से ही उन्हें सस्ती एवं श्रेष्ठ वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं, उनके जीवन स्तर में भी वृद्धि होती है, उन्हें विक्रय उपरांत की सेवाएं भी उपलब्ध हो जाती हैं, उन्हें बाजार से संबंधित, उत्पादों से संबंधित सूचनाएं प्राप्त होती हैं, नए उत्पाद प्राप्त होते हैं, जिससे उनको चयन की भी सुविधा रहती है। समाज को भी हेल्प मिलती है, क्यों? क्योंकि समाज के प्रत्येक व्यक्ति का, चाहे वो व्यवसायी हो, चाहे वो ग्राहक हो या एक आमजन हो, सबका विकास हो रहा है, तो समाज का भी विकास हो रहा है। रोजगार के अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, कम मूल्य पर वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं, रूढ़िवादिता का अंत हो जाता है। इसके साथ ही देश की या राष्ट्र की देखी जाए तो राष्ट्र की मंदी या अर्थव्यवस्था को सुरक्षा प्रदान होती है, राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ता है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, कृषकों और सहायक उद्योगों का भी विकास होता है, लघु क्षेत्रों का भी विकास होता है, तो राष्ट्र के आय का स्तर बढ़ता है, सरकारी आय की उत्पत्ति होती है, निर्यात में वृद्धि होती है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय संसाधन है या प्राकृतिक संसाधन है, जो देश की धरोहर है, उनका सदुपयोग होता है। तो विपणन का महत्व सभी के लिए है, सभी पक्षों के लिए है, चाहे वो व्यवसाय से संबंधित हो प्रत्यक्ष तौर पर या अप्रत्यक्ष तौर पर, ग्राहक हो, देश हो, समाज हो या खुद वो व्यवसायी हो क्यों ना हो, सभी के लिए व्यवसाय का महत्व है। तो सबसे पहले देखते हैं व्यवसायियों के लिए विपणन का क्या महत्व है। एक व्यवसायी को बहुत सारी गतिविधियों का संचालन व्यवसायिक क्रियाओं के दौरान करना पड़ता है, प्लानिंग भी करनी पड़ती है, उत्पादन भी करता है, उत्पादन ग्राहक तक पहुंचाने के लिए भी कई क्रियाएं करनी पड़ती हैं। तो इस तरीके से कई महत्व आते हैं व्यवसाय के लिए, जिनमें सबसे पहला महत्व है प्रतिस्पर्धा में अस्तित्व बनाए रखना। आधुनिक युग में व्यवसाय अब इतने बड़े पैमाने पर होता है कि प्रतिस्पर्धा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने लगी है। तो अब ऐसे में प्रतिस्पर्धा में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए एक व्यवसायी को बेहतर प्लानिंग करके चलना पड़ेगा, विभिन्न योजनाएं बनाकर चलना पड़ेंगी, पूर्वानुमान लगाकर चलना पड़ेगा, विभिन्न व्यवस्थाएं करके रखनी पड़ेंगी। तो इस तरीके से यदि उसे प्रतिस्पर्धा में टिकना है तो उसे विपणन व्यूह रचना निर्धारित करके चलनी पड़ेगी, और यह व्यूह रचना प्रभावकारी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों और व्यवसाय से जुड़े पक्षों की को संतुष्टि प्रदान करने वाली होनी चाहिए, तो उसका अस्तित्व टिका रह सकता है। तो आधुनिक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में विपणन कार्यों के द्वारा ही संस्था अपने अस्तित्व को बनाए रख सकती है। कोई भी संस्था प्रभावकारी विपणन व्यूह रचना निर्धारित करके व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा का आसानी से मुकाबला कर सकती है। आपने खुद नहीं देखा है कि पहले हम लोग ले लेके आते थे सामान, आजकल ऑनलाइन हमें मिल रहा है, तो जो कंपनी हमें घर बैठे अच्छा प्रोडक्ट उपलब्ध करवा रही हैं, हम उन्हें प्रायोरिटी दे रहे हैं, क्योंकि वो हमें सही कीमत पर सही या अच्छी चीज़ हमें घर तक पहुंचा रही है, हमें कहीं जाना नहीं पड़ रहा। स्थान उपयोगिता अधिकारों का प्रत्यारोपण भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है यहाँ पर। तो फिर हम कहीं और क्यों जाएंगे, हम उसी को ही चुनेंगे। तो यही यहाँ पर होता है कि आपको विपणन व्यूह रचना में ये देखना होगा कि आप कौन कौन से तरीके अपना रहे हैं,
ग्राहकों की पसंद और रुचियों का कितना ध्यान रख रहे हैं, उनका मूल्यांकन किस तरीके से कर रहे हैं, उसके लिए कार्य कैसे कर रहे हैं, ग्राहकों तक सामान किस तरीके से पहुंच रहा है, किस मूल्य पर पहुंच रहा है और कितने वो संतुष्ट हैं, उनकी समस्याओं का निदान किस प्रकार से हो रहा है। तो इसके लिए पहले से ही प्लानिंग करके चलनी पड़ती है। तो इस तरीके से विपणन ये व्यूह रचना निर्माण में सहायता देता है, ग्राहकों को अधिक से अधिक संतुष्टि प्रदान करने में एक व्यवसाय को सहायता देता है। चूंकि हम जानते हैं कि विपणन कार्यों में हमें बाजार का विश्लेषण करना होता है, बाजार वर्गीकरण करना होता है, विभिन्न सूचनाएं एकत्रित करते हैं, तो इससे हमें आकलन करने में आसानी रहती है, हमें विश्लेषण करने में आसानी रहती है कि ग्राहकों के लिए कितना परिवर्तन हमें करना है, कौन से नए उत्पाद लाने हैं, ग्राहक हमारे उत्पाद से कितने संतुष्ट हैं। तो इससे ग्राहकों को अधिक से अधिक संतुष्ट करने के लिए योजना बनाने में आसानी होती है। तो ये हमें वो डाटा उपलब्ध करवाने के लिए महत्वपूर्ण है विपणन कार्य। तो इस तरीके से व्यवसायी को विपणन क्रियाओं के जरिए ही विभिन्न सूचनाएं एकत्रित करने में सहायता मिलती है, जिससे वो भविष्य के लिए अपनी प्लानिंग करता है। तो विपणन प्रबंध बाजार एवं उपभोक्ता से जुड़ी हुई प्रणालियां हैं। परिणाम स्वरूप इससे ग्राहकों की आवश्यकताओं, उनकी रुचियों, उनकी इच्छाओं आदि का समुचित ज्ञान हो जाता है। इसी कारण प्रत्येक संस्था उन वस्तुओं के उत्पादन पर ध्यान दे सकती है जिसे ग्राहक पसंद करते हैं, जिससे बाजार मार्ग, प्रतिस्पर्धा, फैशन, ग्राहक रुचि, क्रय शक्ति आदि के आधार पर कंपनी को योजना तैयार करने में भी हेल्प मिलती है। तो इस तरीके से विभिन्न जो भी प्लानिंग करनी है उसके लिए हमारे पास आवश्यक होता है डेटा, रिकॉर्ड या फीडबैक। लेकिन ये फीडबैक हमें कैसे प्राप्त होता है? हम बाजार का विश्लेषण करते हैं, उसके जरिए हमें ये डाटा उपलब्ध होता है और उसी के आधार पर हम भविष्य के लिए अपनी योजनाओं को तैयार करते हैं। तो ये मुख्य आधार है, विपणन नियोजन का एक मुख्य आधार कहा जाता है। और नियोजन व्यवसाय का एक मुख्य आधार है, क्योंकि बिना प्लानिंग के व्यवसाय नहीं होता। लेकिन प्लानिंग के लिए हमारे पास डेटा होना जरूरी है और ये कार्य विपणन विभाग का है। अब अगला आता है अधिक विक्रय। चूंकि एक व्यवसाय को विपणन क्रियाओं के जरिए ही बाजार वर्गीकरण की सुविधा उपलब्ध हो जाती है, विभिन्न डाटा उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे उसे अपना बाजार वर्गीकृत करने में हेल्प मिलती है। फिर वो अपने ग्राहक तय कर लेता है और उन्हीं पे ही फोकस करके उन्हीं की इच्छा अनुसार उत्पादन करता है। इसके अतिरिक्त उन्हीं के इच्छाओं के अकॉर्डिंग नव प्रवर्तन भी करता है, जिससे अधिक से अधिक विक्रय के मार्ग खुलते हैं। तो विपणन प्रबंध के द्वारा बाजार एवं उपभोक्ताओं का विश्लेषण किया जा सकता है। इससे ग्राहकों की बदलती हुई रुचियों, आवश्यकताओं व फैशन का ज्ञान प्रबंधकों को हो जाता है और वह उन्हीं के अनुरूप वस्तुओं का निर्माण करते हैं। अतः माल का विक्रय भी आसानी से हो जाता है। चूंकि विपणन विभाग द्वारा उपलब्ध सूचनाओं से हम ये आकलन कर सकते हैं भाई किस प्रकार से ग्राहक की आवश्यकताएं बदल रही हैं, उन्हें क्या क्या चीजें नई चाहिए, उनकी कितनी आवश्यकताएं परिवर्तित होती हैं, वो हमारी द्वारा दी जा रही जो भी ये सुविधाएं हैं या ये बोले कि सेवाएं हैं या उत्पाद हैं, उससे कितना संतुष्ट हैं। इसके आधार पर हम उन्हीं के अनुरूप उत्पादन करते हैं, उनकी इच्छाओं को ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्ट करते हैं। क्योंकि जब ग्राहक संतुष्ट होता है तो जाहिर सी बात है उसका असर विक्रय पर पड़ेगा, उतना ही माल का विक्रय अधिक से अधिक होता है। अगला व्यवसाय के लिए महत्व आता है अधिक उत्पादन। चूंकि विपणन से अधिक विक्रय हो रहा है, तो विक्रय तो तब होगा ना जब हमारे पास उत्पादित माल होगा। तो जाहिर सी बात है कि जितना अधिक विक्रय होगा तो उतना ही अधिक हम उत्पादन करते जाएंगे। तो इससे हमारे उत्पादन में भी वृद्धि होगी। विक्रय में वृद्धि हो रही है तो हमारे उत्पादन में वृद्धि होगी, विक्रय में वृद्धि है तो हमारे लाभों में वृद्धि होगी। तो इस तरीके से अधिक विक्रय होने के फलस्वरूप अधिक उत्पादन करने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कोई भी संस्था पहले की अपेक्षा अधिक उत्पादन कर पाती है, वह दीर्घकालीन उत्पादन के लक्ष्यों को भी प्राप्त कर लेती है। अगला महत्व आता है न्यूनतम लागत पर वितरण। चूंकि विपणन से दीर्घकालीन उत्पादन हो रहा है, दीर्घकालीन उत्पादन हो रहा है तो ज्यादा बदलाव बार बार में नहीं करने पड़ते। सबसे ज्यादा अगर किसी व्यवसाय में खर्चा होता है तो वो होता है बदलाव का, क्योंकि बदलाव कई बार हमारे लिए जोखिम भरा भी हो सकता है। तो ऐसे में जब दीर्घकालीन उत्पादन सुनिश्चित हो जाता है, हमारा उत्पादन में स्थायित्व आ जाता है, या ये बोले कि उत्पादन सही दिशा में चल रहा है, तो उससे बड़े पैमाने पर उत्पादन चल रहा है, तो उससे प्रति इकाई लागत में कमी आती है। प्रति इकाई लागत में जब हमारी में कमी आती है तो हम ग्राहकों को भी न्यूनतम मूल्य पर वस्तु उपलब्ध करवा सकते हैं।
जिससे हमारे विक्रय में वृद्धि होती है। विक्रय में वृद्धि हमारे उत्पादन में वृद्धि करती है। तो ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से विपणन उन्हें न्यूनतम लागत पर ग्राहकों को सामान उपलब्ध करवाने में हेल्प करता है। लेकिन कोई भी व्यवसायी न्यूनतम लागत पर तो तभी उपलब्ध करवाएगा जब उसकी स्वयं की लागत में कमी आएगी। तो प्रभावकारी विपणन के कारण जब दीर्घकालीन उत्पादन होने लगता है तो इससे अंतोगत्वा प्रति इकाई लागत में कमी आती है। अगला व्यवसाय के लिए महत्व है लाभों में वृद्धि। हमारा विक्रय बढ़ा, विक्रय से हमारा उत्पादन बढ़ा, उत्पादन बढ़ने से हमारी लागतों में कमी आई, लागतों में कमी आने से हमने कम लागत पर या कम मूल्य पर ग्राहकों को वस्तुएं उपलब्ध करवाई। कम मूल्य पर हमने अच्छी वस्तुएं उपलब्ध करवाई तो हमारा विक्रय और ग्राहकों का आकर्षण, उनका विश्वास बढ़ा, तो इससे हमारे लाभों में वृद्धि होती है और ये वृद्धि दीर्घकालिक होती है, क्योंकि इस लाभ यानी कि धन के साथ साथ हमारी ख्याति में भी वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार से किसी भी व्यवसाय के लिए उसकी विपणन व्यूह रचना महत्व रखती है, उसकी कंपनी की ख्याति या नाम के लिए भी, जिससे उसके लाभों में वृद्धि होती है। तो प्रभावशील विपणन व्यवस्था लाभों को बढ़ाने में सहयोग प्रदान करती है। माल की मांग बढ़ने पर क्रय लागत पर अधिक उत्पादन करके मांग की पूर्ति की जाती है तथा लाभों में अवश्य ही वृद्धि होती है। कहने का मतलब बस इतना सा है कि जब हम ग्राहकों को उनकी मांग के अनुसार वस्तु उपलब्ध करवा रहे हैं, उन्हें पूरी तरीके से संतुष्ट कर रहे हैं, न्यूनतम लागत पर वस्तु उपलब्ध करवा रहे हैं, तो वो हमारी फर्म, हमारे उत्पादों के प्रति इतने आकर्षित होंगे कि उससे हमारी ख्याति बढ़ेगी, ब्रांडिंग होगी। तो जब हम कुछ नया भी लाएंगे तो भी हमारे लाभों को कोई जोखिम नहीं रहेगा, ग्राहक हमारे प्रति विश्वस्त रहेंगे और हमारे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रेरित रहेंगे। लेकिन ये तभी होगा जब हमारे लाभों में वृद्धि होगी, क्योंकि जो कंपनी जितने ज़्यादा लाभ उत्पादित करती है, लोगों का, जन सामान्य का, राष्ट्र का, सभी का उसके प्रति विश्वास उतना ही सुदृढ़ होता है। आपने खुद ने ही देखा है, आप बड़ी-बड़ी ब्रांड के प्रति कितने समर्पित होते हैं, कितना विश्वास करते हैं आप उन पे, चाहे आप लोकल चीज़ क्यों नहीं खरीदते हैं। आप उन्हें नहीं खरीद सकते इतनी महँगी-महँगी ब्रांडेड चीज़ों को, लेकिन जब भी उनका नाम सुनते हैं, तो आप ये ज़रूर कहते हैं, हाँ, वो अच्छी चीज़ बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक नाम है, उन्होंने अब तक में लाभ अर्जित किया है। और ये लाभ था उनका धन के अलावा उनकी ख्याति, उनकी उपलब्धियाँ। विपणन प्रक्रिया का अगला महत्व है किसी भी व्यवसाय के लिए उसको उसके मध्यस्थों की प्राप्ति। ये मध्यस्थ किसी भी व्यवसाय के जनसंपर्क स्थापित करने के ज़रिए होते हैं, तो ये प्रभावशाली मार्ग होता है। तो प्रभावशाली विपणन व्यवस्था के माध्यम से मध्यस्थों, एजेंट, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी आदि को प्राप्त करना सरल हो जाता है, क्योंकि मध्यस्थ उसी उत्पादक का माल बेचते हैं जिसकी विपणन व्यवस्था ग्राहक प्रदान है, यानी ग्राहकों को ध्यान में रखकर जब जहाँ पर उत्पादन किया जा रहा है, जहाँ पर ग्राहक को अधिक से अधिक संतुष्ट करने के कार्य किए जा रहे हैं, सामान आसानी से उपलब्ध हो रहा है, परिवहन व्यवस्था भी उत्तम है, पैकेजिंग वगैरह भी अच्छी है, मतलब सभी कुछ अच्छी चीज़ें हैं ग्राहक को जो संतुष्ट कर सकती हैं वो, तो उन्हीं को दुकानदार या थोक व्यापारी या फुटकर व्यापारी या एजेंट बेचना चाहेंगे। अगर आप अपने आप को एक व्यक्ति मानो और सोचो कि आपको एजेंसी लेनी है, तो आप किस कंपनी की एजेंसी लोगे? पहली बात तो वो जो नामी है, जो बड़ी है, जो बड़ी मात्रा में उत्पादन करती है, लेकिन बड़ी मात्रा में उत्पादन के लिए अधिक विक्रय आवश्यक है और विक्रय तो तभी होगा जब ग्राहक उसको खरीदेगा। तो ग्राहक कब खरीदेगा? जब उसे संतुष्टि मिलेगी। तो ऐसी फर्म जो ग्राहक को संतुष्ट करने हेतु विक्रय कर रही है, उन्हीं की एजेंसी आप लेना चाहोगे, यही मतलब है इसका। तो मध्यस्थों की प्राप्ति विपणन व्यवस्था अच्छी होने पर व्यवसायी को आसानी से हो जाती है। अगला महत्व आता है विपणन प्रक्रिया का ख्याति का निर्माण। हमने अभी अभी पढ़ा था कि ख्याति निर्माण के लिए किसी भी फर्म की उपलब्धि या लाभ की अधिकता महत्व रखती है। तो ख्याति दो आधारों पर चलती है। एक तो कोई भी कंपनी की कार्यप्रणाली क्या है, वो किस तरीके से कार्य कर रही है वो। दूसरा होता है कि कंपनी की उपलब्धियां क्या है, कितने लाभ अर्जित कर रही है वो कितने समय में। तो ये दोनों चीजें ख्याति निर्माण में महत्व रखती हैं, लेकिन इन दोनों का संबंध होता है ग्राहक से। कार्यप्रणाली नियोजन तब होगा जब ग्राहक के से संबंधित हमें सूचनाएं प्राप्त हो जाएंगी, लेकिन लाभ हमें तब प्राप्त होंगे जब ग्राहक संतुष्ट होगा। तो उसी के आधार पर ही ये एक चक्र के तौर पर चलता रहता है, जिससे ख्याति का निर्माण होता है। जितने अधिक ग्राहक संतुष्ट होते हैं तो ख्याति निर्माण संभवतः होना ही है।
तो जब ग्राहक को उनकी आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम लागत पर अच्छी वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं, तो उनको संतुष्टि मिलती है। इससे बाजार में संतुष्ट ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप संस्था की ख्याति बढ़ती है। ये जितने भी ख्याति नाम संस्थाएं हैं या फर्म हैं या कंपनीज हैं, ये क्यों है? क्योंकि इनके ग्राहक ज्यादा हैं। ये ग्राहक ज्यादा क्यों है? क्योंकि वो संतुष्ट हैं। तो इस तरीके से किसी भी कंपनी के ख्याति के निर्माण में ग्राहक संतुष्टि महत्व रखती है। लेकिन ग्राहक संतुष्टि कब संभव होती है? जब विपणन व्यूह रचना बेहतर हो। तो विपणन इस तरीके से ख्याति के निर्माण में भी महत्वपूर्ण होता है। कैसे? अब देखो, यदि किसी कंपनी ने विज्ञापन किया, आपने विज्ञापन देखा, आप सामान लेकर आए, विज्ञापन काफी अच्छा था, पैकिंग भी काफी अच्छी थी, आपने सामान का इस्तेमाल किया, वो सामान अच्छा नहीं निकला, बेकार निकला, तो सबसे पहला इंप्रेशन तो यही खराब हो गया। तो ये भी विपणन व्यवस्था में कमी थी। लेकिन चलो कोई नहीं, सामान खराब था, ग्राहक संतुष्ट नहीं हुआ, ग्राहक ने शिकायत करी फर्म से, फर्म ने उसका सॉल्यूशन नहीं करा, तो सॉल्यूशन ना होने के कारण अब ग्राहक उस कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट पर विश्वास नहीं करेगा। इसके साथ साथ वो जितने भी लोगों से मिलेगा उन्हें एडवाइस करेगा कि वो इस कंपनी का प्रोडक्ट ना खरीदें। तो इससे कंपनी की ख्याति गिरी। तो सीधी सी बात है, सरल सी बात है कि विपणन व्यवस्था आपकी जितनी बेहतर होगी, आप ग्राहक को जितना अधिक संतुष्ट करेंगे, उतनी ही आपकी ख्याति निर्माण होगा। तो इसीलिए एक व्यवसायी को चाहिए कि वो सिर्फ उत्पादन पर ही ध्यान ना दे, बल्कि अपनी विपणन व्यवस्था और ग्राहकों की संतुष्टि पर भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे, क्योंकि ये उसके व्यवसाय की सफलता के लिए महत्वपूर्ण होती है। अब अगला आता है विकास एवं विस्तार। विपणन प्रबंध उत्पाद विविधीकरण एवं नव प्रवर्तन कार्यों में सहायक होता है, क्योंकि हमें विपणन व्यवस्था से बाजार का विश्लेषण करने में सहायता मिलती है। बाजार का विश्लेषण करने पर हमें ये सूचनाएं उपलब्ध हो जाती हैं कि ग्राहक अब क्या नई चीज चाहते हैं, ग्राहक की रुचियां परिवर्तित कितनी हो रही हैं, जिससे हम कुछ नया उत्पादित करने में सफल हो पाते हैं। तो संस्था अपने विद्यमान ढांचे के अंतर्गत नई वस्तुओं को जोड़ सकती है तथा वर्तमान उत्पादों की क्षमता को भी विस्तार कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे हम ग्राहक की संतुष्टि पर महत्व दे रहे हैं। तो हम ये देखेंगे कि ग्राहक हमारे उत्पाद से कितना संतुष्ट है। यदि असंतुष्ट है तो हम उस पक्ष को कम से कम करके उसे ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि देने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार संस्था की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो जाने से विकास की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। आपने सोशल साइट्स जोमेटो वगैरह पे देखा होगा, जब भी आप किसी फर्म से कोई भी प्रोडक्ट मंगाते हैं ऑनलाइन, तो वो आपसे स्टार्स मांगती हैं। ये स्टार्स वही फीडबैक है जिससे वो ये तय करती हैं कि भाई ग्राहक कितना संतुष्ट है। यदि वो संतुष्ट नहीं है तो उसकी संतुष्टि के लिए और बेहतर क्या क्या करना। अगला आता है सामाजिक दायित्वों की पूर्ति। प्रभावकारी विपणन व्यवस्था में ग्राहकों को संतुष्टि का आधार मानकर समस्त क्रियाएं उनकी संतुष्टि के लिए की जाती हैं। अतः आधुनिक विपणन उपभोक्ता केंद्रित होने के कारण सामाजिक उद्देश्यों और दायित्वों की पूर्ति में सहायक होता है, क्योंकि ग्राहक भी तो समाज का ही एक अंग है और सभी कुछ व्यवसायी को समाज से ही प्राप्त हो रहा है। तो वो ग्राहक को संतुष्ट करके समाज के प्रति उसके दायित्वों की पूर्ति कर रहा है। अगला आता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहायक। चूंकि विपणन व्यवस्था कहती है कि आप ग्राहक को स्थान उपयोगिता के आधार पर सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, जिसमें आपका ग्राहक जहां पर भी है वहां पर उसे सामान उपलब्ध करवाना आपकी जिम्मेदारी है। तो परिवहन के साधनों का इंतजाम भी आपको ही करना पड़ेगा। तो ये परिवहन साधन स्थल, नभ और जल किसी भी माध्यम से होते हैं। तो चूंकि इन माध्यमों से अब व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने लगा है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी सफलता हमें प्राप्त होने लगी है। तो प्रभावकारी विपणन के माध्यम से ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सफलता प्राप्त की जा सकती है। विदेशी ग्राहकों की इच्छा, उनकी आवश्यकता, उनकी रीति रिवाज, प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति आदि के संबंध में हम सूचनाएं एकत्रित करके उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप वस्तुओं के रंग, रूप, आकार देकर उचित किस्म की वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हमें सफलता प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीके से एक बेहतर सुदृढ़ विपणन व्यवस्था या विपणन प्रणाली को अपनाकर कोई भी व्यवसायी अपने मार्ग को सफल या अपने व्यवसाय को सफल बना सकता है। लेकिन उसके लिए अपनी विपणन व्यवस्था पर समुचित ध्यान देना पड़ेगा, पूर्ण ध्यान देना पड़ेगा। उसे देखना पड़ेगा उसके ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि प्राप्त हो, चाहे वो ग्राहक यहाँ का हो, उसके स्थानीय हो या फिर विदेशी हो। सभी जितने भी ग्राहक हैं उनको अधिक से अधिक संतुष्टि उसे देनी आवश्यक है। अब हम पढ़ते हैं कि ग्राहकों के लिए क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है विपणन की।
चूँकि ये तो हम जान चुके हैं कि अच्छी विपणन व्यवस्था वही होती है जो ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान करे, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, उनकी शंकाओं और समस्याओं का निदान करे। तो यही इम्पोर्टेंस है विपणन की ग्राहकों के लिए कि विपणन के कारण ही उन्हें अच्छी वस्तुएँ कम कीमत पर उपलब्ध हो जाती हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उनकी रुचियों में नए-नए परिवर्तन आते हैं, उनकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। इसके साथ-साथ उनका विकास होता है, उनके जीवन स्तर में वृद्धि होती है क्योंकि अब उन्हें उनके हिसाब की हर चीज़ मिल रही है, उन्हें अधिक प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। या ये बोले कि जिस तरीके से नई-नई चीज़ें आ रही हैं, उसके लिए इंसान कोशिश कर रहा है, उन्हें प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहा है, तो इसके लिए वो ज़्यादा मेहनत कर रहा है, इससे भी उनके जीवन स्तर में वृद्धि हो रही है। उनको विक्रय उपरांत सेवा मिल जाती है, तो वो संतुष्ट रहते हैं, उन्हें किसी तरीके के नुकसान की कोई भी आशंका नहीं रहती। तो इस तरीके से विपणन का महत्व ग्राहकों के लिए भी उतना ही है जितना कि एक व्यवसाय के लिए होता है। तो चलिए देखते हैं इसके पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट है सस्ती एवं श्रेष्ठ वस्तुओं की उपलब्धि। चूंकि विपणन के कारण ही वर्तमान में व्यवसाय का स्तर बड़ा होने लगा है, विक्रय में बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण उत्पादन अधिक होता है। उत्पादन अधिक होने के कारण व्यवसायी कम लागत पर उत्पादन कर पाता है। चूंकि वो कम लागत पर उत्पादन कर पा रहा है, तो वो उतना ही ग्राहकों से वसूल करता है जितना किया जाना चाहिए। साथ ही आज वर्तमान में एक जैसी कई कंपनियां खुल चुकी हैं, एक ही तरीके का प्रोडक्ट ला रही हैं, तो इस कारण व्यवसायी के ऊपर एक प्रेशर रहता है कि वो अपने ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अच्छी से अच्छी चीज प्रतिस्पर्धी कंपनी से कम मूल्य पर उपलब्ध करवाए। तो इस तरीके से उसे कम मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध हो रही हैं। तो देखते हैं सुदृढ़ विपणन योजनाओं के फलस्वरूप उत्पादन लागत एवं विपणन लागतों में कमी हो जाती है। प्रतिस्पर्धात्मक परिस्थितियों व्यवसायियों को प्रतिस्पर्धा मूल्य पर माल उपलब्ध कराने के लिए मजबूर कर रही है। यदि वो प्रतिस्पर्धा या अपने कॉम्पिटिटर की रेट को देखकर नहीं चलेगा और अपने मनमानी रेट में देने की कोशिश करेगा ग्राहकों को सामान, तो ग्राहक उस दुकान से या उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, उस फर्म के प्रोडक्ट को खरीद लेंगे जो उन्हें अच्छी वस्तु कम कीमत में दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक प्रेशर है उस व्यवसायी के ऊपर, वो मजबूर है कि वो ग्राहकों को उसी कीमत पर वस्तु उपलब्ध करवाए जिस कीमत पर उन्हें कंफर्टेबल लगे या उनके बजट में हो। इस प्रकार ग्राहकों को सस्ती एवं श्रेष्ठ वस्तुएं उपलब्ध कराना संभव हो जाता है। अगला आता है आवश्यकताओं की पूर्ति। क्योंकि विपणन व्यवस्था कहती है कि आपको यदि उत्पादन करना है तो उत्पादन से पहले आप मार्केट का विश्लेषण करो, एनालाइज करो कि ग्राहकों की रुचियां किस प्रकार से परिवर्तित हो रही हैं, वो क्या कुछ नया चाहते हैं। इस विश्लेषण के कारण एक व्यवसायी या एक उत्पादक नई नई चीजें उत्पादित कर पाता है। नई नई चीजें उत्पादित होती हैं तो ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी उतनी होती है। जैसे कि पहले कारें आती थी, बहुत महंगी महंगी कारें आती थी, तो हर किसी के बस में नहीं होता था कि वो इतनी महंगी महंगी कारें अफोर्ड कर ले या खरीद ले। तो जब मार्केट एनालाइज किया गया, ग्राहकों की रुचियों के बारे में जाना गया, तो हमें ये पता चलता है कि ग्राहक कम कीमत पर कार खरीदना चाहते हैं। यदि कोई गरीब से भी गरीब फैमिली का है, तो वो भी उसका भी एक सपना है कि वो अगर सस्ती होती तो ये कार खरीद लेता। तो टाटा ने नैनो कार लेकर आए थे जो 1 लाख रुपए में 4 सीटेड थी। तो इस तरीके से ये होता है नई चीजों का उत्पादन, जिससे उन सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है जिनकी अब तक नहीं हो पाई है या जो उस चीज को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनकी भी आवश्यकताओं की पूर्ति हुई। तो ये सब इन्हीं विपणन व्यवस्थाओं का नतीजा है। तो देखिए, प्रभावशाली विपणन व्यवस्था में ग्राहकों की आवश्यकताओं, रुचियों, इच्छाओं आदि का महत्वपूर्ण स्थान होता है। विपणन अनुसंधान द्वारा ग्राहकों की बदलती हुई रुचियों, आवश्यकताओं और फैशन का ज्ञान हो जाने से नई नई वस्तुओं का निर्माण संभव हो जाता है। इस प्रकार ग्राहकों को नई नई व स्थानापन्न वस्तुओं के उपयोग का अवसर मिलता है, व आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। जैसे हर कोई कैमरा नहीं ले जा सकता, टूर पे जा रहा है, तो अब लोग चाहते थे कि काश उनके फ़ोन में ही वैसा कैमरा होता, जैसा कि फ़ोटो खींचने के लिए एक स्पेशल कैमरा चाहिए होता है। तो आजकल इतने अच्छी-अच्छी क्वालिटी के मोबाइल्स आने लगे हैं, उसमें कैमरे की क्वालिटी इतनी बढ़ा दी गई है कि अब उनके पास मोबाइल भी है, मोबाइल में से ही वो फ़ोटोएँ कैप्चर कर सकते हैं, उन्हें अलग से कैमरा ले जाकर बोझ उठाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये आवश्यकताओं की पूर्ति ही है। इसके अलावा एक मोबाइल आज कंप्यूटर बन गया है, तो अब उन्हें हर जगह कंप्यूटर या लैपटॉप ले जाने की ज़रूरत नहीं है। वो मिनी कंप्यूटर का काम यहाँ पर कर रहा है, तो वही सारे ऐप उन्हें इस मोबाइल में या एंड्रॉयड फ़ोन या स्मार्टफ़ोन में उपलब्ध हो रहे हैं। तो ये नवीनीकरण ही तो है। तो इससे ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अगला आता है ज्ञान में वृद्धि।
विज्ञापन, विक्रय कला, विक्रय संवर्धन के माध्यम से ग्राहकों को वस्तुओं के अनेक पहलुओं की जानकारी प्रदान की जाती है। इस प्रकार विपणन उपभोक्ताओं को शिक्षित करने और जागरूक करने में सहायक होता है। पहले तो हम कंपनी का प्रोडक्ट देखते थे और ले आते थे। आज हमें पता चल चुका है कि हमें एक प्रोडक्ट को खरीदते टाइम क्या-क्या देखना चाहिए, उसमें कोलेस्ट्रॉल कितना है, उसमें प्रोटीन कितना है, कितनी खाद्य सामग्री में कौन-सी क्वालिटी होनी चाहिए, कपड़ा किस क्वालिटी का होना चाहिए, कौन-सी ब्रांड अच्छी होती है, किस तरीके से चीज़ों का निरीक्षण किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें जो हमें पता चली हैं या ये जानकारी उपलब्ध हुई हैं, ये हमें विज्ञापन या अन्य स्रोतों के ज़रिए, जैसे कि अगर कोई दुकानदार अच्छा है, विक्रय कला जानता है, तो आपको उसी तरीके से इन्फॉर्मेशन देता है, सभी इन्फॉर्मेशन देता है, तो ये आपके ज्ञान में वृद्धि करती है। अगला आता है धन का उचित प्रयोग। चूँकि ग्राहक को वर्तमान में विभिन्न वस्तुओं की जानकारी हो रही है, अलग-अलग प्रोडक्ट के बारे में उन्हें पता चल रहा है। विज्ञापन के ज़रिए उन्हें ये पता चल जाता है कि जो प्रोडक्ट वो खरीद रहे हैं, ऐसा ही प्रोडक्ट कोई दूसरी कंपनी बना रही है, सेम क्वालिटी है, रेट कम है, तो उन्हें चयन के अवसर प्राप्त होते हैं। इसके अलावा उन्हें अच्छी चीज़ें निरीक्षण करने के बारे में पता चलता है, तो वो निरीक्षण कर सकते हैं, तो वो अपने धन का सदुपयोग कर सकते हैं। फालतू पैसा वेस्ट नहीं करते क्योंकि उनके पास अब चुनाव का या चयन करने का अवसर है। आज उन्हें पता है कि अगर उन्हें एक कंपनी संतुष्ट नहीं कर पा रही है, तो उन्हें मजबूर होकर वो सामान खरीदने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी कंपनी भी हमें वो दे रही है, तो हम उसके पास चले जाएँगे। जैसे कि पतंजलि में बाबा रामदेव जी ने सबको अपनी तरफ कर लिया, देसी, 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 देसी कह कर के। तो ये कोलगेट विदेशी फ़र्म थी, हम पहले ही विदेशियों से आहत हुए हुए हैं। तो यहाँ पर वो जो हमारा पैसा बाहर जा रहा था, अब उसका सदुपयोग हो रहा है। जब फर्म यहाँ पर भारत की ही आ गई है, तो हमारे भारत में ही वो पैसा लग रहा है। तो ये धन का एक उचित प्रयोग राष्ट्र के हित से भी है और ग्राहकों के हित से भी है कि उन्हें एक्स्ट्रा केमिकल की या किसी भी तरीके की चीज़ें अब ज़बरदस्ती लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब यूनिलीवर के अपोज़िट में खड़ी है पतंजलि। तो जो यूनिलीवर प्रोडक्ट बना रही है, वो पतंजलि भी बना रही है, अच्छी क्वालिटी का बना रही है। तो हम किसी का भी जो हमें पसंद है या जो अच्छी क्वालिटी का है, अगर दे रही है तो हम उसको चयन कर सकते हैं। तो आज का ग्राहक विभिन्न वस्तुओं के रंग, रूप, गुण, मूल्य आदि का भी तुलनात्मक अध्ययन करके अपनी आवश्यकता तथा रुचियों के अनुसार उचित क्रय निर्णय ले सकता है। वह विज्ञापनों के द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर घर पर बैठे ही आसानी से वस्तुओं का तुलनात्मक अध्ययन कर सकता है। इससे उसके धन का सदुपयोग होता है तथा क्रय शक्ति में वृद्धि होती है। आज एडवर्टाइज़मेंट में ही हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हम ये देख पाते हैं कि हम जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसमें हमारे हित के लिए या आवश्यकता तो है या नहीं विद्यमान। तो इस तरीके से हम उसका उनका तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। हम उसकी दूसरे प्रोडक्ट से तुलना करते हैं। जो एडवर्टाइज़मेंट में बता रहा है वो हमारे प्रोडक्ट में यदि नहीं है, तो हम उसको बदल भी सकते हैं। अब हमारे पास चयन के अवसर हैं, तो इस तरीके से हमारा पैसा अब बर्बाद नहीं होता। अगला आता है जीवन स्तर में वृद्धि। वर्तमान में जिस तरीके से नवीनीकरण हो रहा है, नवप्रवर्तन हो रहा है, उससे व्यक्ति के जीवन स्तर में वृद्धि होने लगी है। उसके लिए सुख सुविधाओं के अवसर प्राप्त होने लगे हैं, मनोरंजन के अवसर प्राप्त होने लगे हैं, तो जिससे उसका जीवन स्तर भी बढ़ रहा है, ज्ञान में भी वृद्धि हो रही है। तो विपणन प्रबंध द्वारा अनेक उपयोगी एवं साख सुविधा की वस्तुएं तथा मनोरंजन एवं विलासिता की सुविधा की वस्तुएं ग्राहकों को उपलब्ध कराकर समाज के जीवन स्तर में वृद्धि की जा रही है, क्योंकि जितनी ये वस्तुएं उत्पादित होती हैं उससे आम जन को जो मनोरंजन की चीजें मिल रही हैं या जो उनकी सुख सुविधा की चीजें मिल रही है उससे उनका जीवन स्तर बढ़ रहा है, उन्हें जीने का नया सलीका आ रहा है। जैसे कि पहले कुएं से जल निकाला जाता था, फिर हैंडपंप आया, फिर मोटर आई, मोटर से अब डायरेक्ट पानी आता है, टंकी में चढ़ता है। तो इस तरीके से जीवन स्तर बढ़ा या नहीं बढ़ा? पहले कितनी मशक्कत करनी पड़ती थी, अब उनके लिए आरामदायक सुविधा हो गई है। पहले उन्हें हाथ से पंखा करना पड़ता था, पेड़ की छाँव में बैठना पड़ता था क्योंकि पहले टाइम में नहीं होते थे। अब कूलर है, पंखा आया, कूलर आया, फिर एसी आ गया, तो इस तरीके से उनका जो आरामदायक जीवन है वो सरल होता जा रहा है, उनका जीवन सरल होता जा रहा है, उनकी जटिलताओं में कमी आ रही है जिससे उनका जीवन स्तर बढ़ रहा है। इसके अलावा एजुकेशन लेवल में देखो तो पहले पेड़ के नीचे आश्रम में गुरुजी पढ़ाते थे, फिर वो चॉक वाला ब्लैक बोर्ड आया, फिर मार्कर वाला आया, अब डिजिटल मार्किंग आ गई है, अब आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से जैसे-जैसे नवीनीकरण हो रहा है, नई-नई वस्तुएँ आ रही है, इंसान के जीवन स्तर में वृद्धि हो रही है और इंसान इन्हें अपना भी रहा है, इनको खरीदने के लिए या इन्हें प्राप्त करने के लिए कोशिश भी कर रहा है।
तो इस तरीके से उसका जीवन स्तर बढ़ रहा है। अगला आता है विक्रय उपरांत सेवा का लाभ। विपणन के द्वारा आज ग्राहकों को अनेक विक्रय उपरांत सेवाएं जैसे कि मरम्मत, गृह सुपुर्दगी यानी कि आपको होम डिलीवरी प्राप्त हो जाती है, वस्तु स्थानापन्न पत्र, माल परिवर्तन, उपभोग संबंधी निर्देश आदि निशुल्क प्राप्त हो जाते हैं, जिससे ग्राहक लाभान्वित होते हैं। तो विपणन व्यवस्था का यही महत्व है ग्राहक के लिए कि वो आज निश्चिंत है, यदि उसका प्रोडक्ट खराब भी हो जाता है तो उसे विक्रय के उपरांत भी सेवाएं दी जाएंगी। आपने देखा है गाड़ियां जो खरीदी जाती हैं उनमें वही फर्म 6 महीने या 1 साल के लिए रिपेयरिंग का देती हैं ऑफर, जिसमें वो आपको फ्री रिपेयरिंग करके देती हैं कोई भी टूट फूट होने पर। यदि कोई भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं आज मार्केट में तो उसके साथ वारंटी आती है 6 महीने की। तो इस तरीके से हम निश्चिंत रहते हैं कि हम 6 महीने में पता कर लेंगे, यदि हमारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं हुआ तो हम वापस कर सकते हैं। तो हम उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। साथ ही साथ हमें सुविधाएं भी उपलब्ध हो जाती हैं। जबकि पहले के टाइम में क्या होता था, हमें या जो हमारे पूर्वज थे उन्हें यदि व्यापारी जैसा दे देता था वैसा ही लेना पड़ता था। वो अगर चूक भी करता था तो उसको उल्टा सुनना पड़ जाता था, क्योंकि वो विक्रेता प्रधान था मार्केट। अब उपभोक्ता प्रधान है, तो उपभोक्ता की संतुष्टि के लिए उन्हें शिकायतों को दूर करना आवश्यक हो गया है, तभी कोई व्यापारी यहाँ पर टिक सकता है। अगला आता है बाजार सूचनाओं की जानकारी। चूंकि विज्ञापन देख देख के हमें आज पता है कि मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट किस किस तरीके के आ रहे हैं और वो हमें कहाँ कहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे, उनके विक्रेता कहाँ कहाँ पर है। तो इस तरीके से हमें बाजार की संपूर्ण जानकारी घर बैठे ही प्राप्त हो जाती है। तो ये विपणन व्यवस्था का एक महत्व है, क्योंकि जो व्यापारी व्यवसायी के लिए क्या महत्व था कि उसे संचार की सुविधा रहती है। चूंकि विपणन व्यवस्था भी यही कहती है कि आपको ग्राहकों तक सूचनाएं पहुंचानी है, आपको संचार कार्य करना है। तो इस तरीके से जब संचार कार्य किया जाता है तो ग्राहकों को भी वांछित सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। तो प्रभावी विपणन व्यवस्था सुदृढ़ संचार व्यवस्था पर आधारित होती है। ये हम भी जानते हैं कि जितनी अच्छी संचार व्यवस्था होगी, जितनी संचार कार्य बेहतर होगा, संचार प्रणालियां सूचना प्रेषित आसानी से होंगी, उतना ही बिजनेस में भी प्रॉफिट होगा और सूचनाओं का संचार भी आसानी से सरलता से होगा। अतः ग्राहकों को बाजार संबंधी सूचनाएं प्राप्त होती रहती हैं। बाजार में उपलब्ध वस्तुओं के साथ साथ वैकल्पिक वस्तुओं के संबंध में यथा समय जानकारी विज्ञापन, विक्रयकर्ता और विक्रय संवर्धन साधनों से प्राप्त हो जाती है। आपने खुद ने भी देखा है, दुकानदार भी आपको कई तरीके की जानकारियां दे देता है, अन्य प्रोडक्ट्स के बारे में बता देता है, क्वालिटीज के बारे में बता देता है। तो ये विक्रयकर्ता के माध्यम से भी हमें प्राप्त हो जाती है। विक्रय संवर्धन के अन्य माध्यम या विज्ञापन के अन्य माध्यमों से हमें सूचनाएं आसानी से प्राप्त हो जाती है, जिससे हम चयन कर लेते हैं कि भाई हमें कौन सी चीज खरीदनी है और वो कहाँ पर प्राप्त होगी, उसका विक्रेता कहाँ पर है। अगला आता है यथा समय वस्तुओं की उपलब्धि। एक अच्छी विपणन व्यवस्था की समय उपयोगिता कहती है कि आप ग्राहक को उस समय वस्तु उपलब्ध करवा दो जब उसे चाहिए। यदि बाद में उपलब्ध हो तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। जैसे कि अभी मान लें कि कोरोना वैक्सीन है, अभी तक नहीं बन पा रही है, जबकि अभी इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। बाद में बन जाएगा वैक्सीन, हम मानते हैं कि बाद में ये काफी प्रॉफिटेबल है, भविष्य में ऐसी कोई आशंका नहीं रहेगी। लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं हो रही है, तथा जिन्होंने इस बीमारी के कारण अपने परिवार वालों को खोया है उनके लिए बाद में इस वैक्सीन के बन जाने का कोई प्रॉफिट नहीं रहेगा, क्योंकि उन्हें आवश्यकता अभी थी। तो ये समय उपयोगिता है, हालांकि इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, नहीं मिल पा रही है, लेकिन अन्य व्यवसाय में भी या अन्य वस्तुओं के लिए भी समय उपयोगिता यही कहती है कि आप उस समय वस्तु उपलब्ध करवाओ जब उसकी आवश्यकता है। तो प्रभावी विपणन प्रबंध के कारण आज ग्राहकों को यथा समय सभी वस्तुएं उपलब्ध हो रही हैं। दिन से लेकर रात 24 घंटे सभी प्रकार की सेवाएं एवं वस्तुओं से प्राप्त हो जाती हैं। जैसे कि एटीएम मशीन इसका उदाहरण है। अगर ग्राहक को अपने जमा पैसे समय पर नहीं प्राप्त हो पाते हैं और उसकी जरूरत के वक्त उसके काम नहीं आ पाते हैं, तो बैंक में उससे पैसे जमा करवाने का क्या फायदा। तो यहाँ पे बैंक की सेवा निरर्थक हो जाती। तो इसीलिए एटीएम मशीन बनाई गई ताकि ग्राहक 24 घंटे इस सुविधा का लाभ उठा सके और जहां उसको पैसे की आवश्यकता हो उस समय वो निकाल सके। स्थान उपयोगिता के साथ साथ समय उपयोगिता, इसके साथ साथ इंटरनेट बैंकिंग भी इसी का ही उदाहरण है कि यथा समय जिस समय आपको चाहिए, आप उस समय जिस स्थान पर आपको चाहिए उस स्थान पर आप अपनी वस्तु प्राप्त कर सकते हो, आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हो। यही अच्छी विपणन व्यवस्था कहती है। अगला आता है यथा स्थान वस्तुओं की उपलब्धि, यानी जिस स्थान पर ग्राहक चाहता है उस स्थान पर उसे वस्तु उपलब्ध होनी चाहिए। यही अच्छी विपणन व्यवस्था है और विपणन व्यवस्था का लाभ ही ग्राहक को यही मिल रहा है कि उसे घर बैठे चीजें उपलब्ध हो रही है।
आज घर बैठे चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं तो उसे बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होती, वो बहुत आसानी से सामान खरीद पा रहा है और उन कंपनियों के प्रति आकर्षित हो रहा है, उनका लाभ उठा रहा है, जो उन्हें घर बैठे अच्छी वस्तुएँ उपलब्ध करवा रही हैं। तो प्रभावी विपणन प्रबंध ने आज सभी वस्तुएं घर द्वार तक पहुंचाने की सहायता की है। शहरों में ही नहीं, अब तो ज्यादातर गांवों और कस्बों में भी आवश्यकता की अधिकांश वस्तुएं उपलब्ध होने लगी हैं। प्रत्येक उपभोक्ता अपने घर के आसपास ही आवश्यकता की लगभग सभी वस्तुएं प्राप्त कर सकता है। चूंकि विज्ञापन के जरिए ग्राहक को ये पता चल पा रहा है कि कौन सी वस्तु कहाँ पर उपलब्ध होगी, उसका डीलर कहाँ पर है, उसका विक्रेता कहाँ पर है, तो उसकी स्थान उपयोगिता का यही महत्व है कि उसे उस स्थान पर जाकर चीज लेना सरल हो जाता है। इससे उसके समय की भी बचत होती है, उसे ज्यादा झंझट भरे काम नहीं करने पड़ते या ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ता, इधर उधर घूमना नहीं पड़ता। उसके लिए यथास्थान वस्तुएं उपलब्ध हो रही हैं। अगला आता है उपभोक्ता संतुष्टि। विपणन प्रबंध का प्रमुख लक्ष्य उपभोक्ता संतुष्टि है। विपणन उपभोक्ताओं की इच्छित वस्तुएं सही समय पर, सही कीमत पर और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाकर उपभोक्ताओं को संतुष्टि प्रदान करता है। क्योंकि विपणन व्यवस्था यही कह रही है कि भाई आपको ग्राहक को यथा समय, यथा स्थान और उनकी मनवांछित चीज उपलब्ध करवानी है, वो भी अच्छी क्वालिटी की उपलब्ध करवानी है अपने प्रतिद्वंदी से कम कीमत पर। क्योंकि यदि आप अपने प्रतिद्वंदी से अधिक कीमत पर वस्तुएं दे रहे हो तो ग्राहक आपके प्रतिद्वंदी के पास चले जाएंगे। तो ये व्यापारी की मजबूरी है, लेकिन इसका फायदा ग्राहकों को हो रहा है कि उनकी सभी आवश्यकताओं की संतुष्टि हो रही है, उन्हें कम कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध हो रही है, उन्हें घर बैठे वस्तुएं उपलब्ध हो रही हैं, उन्हें सही समय पर वस्तुएं उपलब्ध हो रही हैं, अच्छी क्वालिटी की मिल रही हैं और उनके बजट में प्राप्त हो रही हैं। इसके अलावा उनके सूचनाओं की जानकारी, जो भी वो इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वो भी उन्हें प्राप्त हो जाती है। तो ये भी उनकी संतुष्टि है। इसके अतिरिक्त यदि उन्हें शिकायत करनी है तो इसके बारे में भी उन्हें जानकारी प्राप्त हो जाती है कि भाई कहाँ पर शिकायत करनी है उत्पाद से संबंधित। तो ये पूर्ण रूप से उपभोक्ताओं को संतुष्टि प्रदान करना है विपणन व्यवस्था के जरिए। आपने देखा होगा ज़ोमैटो वगैरह वाले जब भी कोई प्रोडक्ट डिलीवरी हो जाती है उसके बाद में आपसे फीडबैक लेते हैं। फीडबैक में आप अपनी शिकायतें भी लिख सकते हैं और अपने जो भी ओपिनियन है वो लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अच्छी संचार व्यवस्था के कारण ग्राहकों को पूर्ण रूप से संतुष्टि दी जा रही है, मानसिक तौर पर भी और भौतिक तौर पर भी। अगला आता है आराम एवं सुविधा। प्राचीन समय को यदि हम देखें तो आज हमारे पास घर बैठे देखने के लिए टीवी है, मनोरंजन के लिए मोबाइल है, स्टडी के लिए, इनफैक्ट मनोरंजन के लिए भी हम इसमें गेम भी खेल सकते हैं। हमें अलग से कोई गेम लेने के लिए ज़रूरत नहीं है, हम मोबाइल में गेम खेल लेते हैं। ठंडी हवा के लिए एसी है, कूलर है, पंखे हैं। इसके अलावा कहीं घूमने जाना है तो बाइक है, लेकिन बाइक से धूप में नहीं जा सकते, तो छाँव में या ठंडी ठंडी हवा में जाने के लिए हमारे पास लग्जरी कार है। तो हमें अब बैलगाड़ी पर भी नहीं जाना पड़ता, ना ही पैदल जाना पड़ता है। तो इस तरीके से जितना प्राचीन समय को देखा जाए तो वर्तमान में इतने उत्पाद आ चुके हैं, नवीन चीजें आ चुकी हैं कि इंसान की सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है, उसे आरामदायक जीवन उपलब्ध हो रहा है। तो कुशल विपणन के कारण ही आज उपभोक्ताओं को अधिकाधिक आराम, मनोरंजन और विलासिता के साधन उपलब्ध हो रहे हैं। क्योंकि ये वस्तुएं बनी किस कारण? क्योंकि इंसान में इनकी कोई सुझाव आया था, कोई ना कोई विचार आया था कि काश ऐसी चीज होती। जैसा कि मैंने नैनो का उदाहरण दिया कि एक मिडिल क्लास का व्यक्ति यही सोचता था कि काश लाख 2 लाख में कार मिल जाती तो मैं भी खरीद लेता। तो इस कारण नैनो भी आ गई और अब अन्य भी कारें आ रही हैं जो इस रेट में या आसपास की रेट में मिल रही हैं। तो इस तरीके से उत्पादन हो रहा है। किस कारण हो रहा है? विश्लेषण के कारण हो रहा है। फीडबैक पता करा गया, ग्राहकों की रुचियों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई, विभिन्न डेटा उपलब्ध हुए, तो उत्पादक ने इस बात पर विचार किया और नई चीजों का उत्पादन किया। इससे उपभोक्ताओं की कार्य क्षमता, जीवन स्तर और संतुष्टि में भी वृद्धि होने लगी है। अब उन्हें घर जहाँ पर वो है वहां पर ही, उसी स्थान पर ही पानी उपलब्ध हो रहा है, उन्हें कहीं दूर से लेने नहीं जाना पड़ता। वहीं पे नल होता है, प्योरीफायर होता है, अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा मिल जाती है, एसी लगा हुआ होता है या कूलर लगा हुआ होता है। तो इस तरीके से आने जाने के लिए पैदल चल के या साइकिल पे चल के नहीं जाना पड़ रहा। मोटरसाइकिल आजकल नॉर्मली सबके पास है, लेकिन नहीं भी है तो साइकिल भी अपने आप में एक आरामदायक चीज है। उन्हें पैदल तो नहीं जाना पड़ रहा, बैलगाड़ी नहीं लेनी पड़ रही है, लेट नहीं होता उन्हें। अगर उन्हें कोई काम करना है, उन्हें तत्काल बुकिंग करनी है तो मोबाइल है, इंटरनेट के ज़रिए हम बुकिंग कर लेते हैं, हमें जाकर बुकिंग करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरीके से सुविधाएँ ही हो रही। इन्हीं सुविधाओं के कारण आज प्रति व्यक्ति के जीवन स्तर में वृद्धि होने लगी है, उसे संतुष्टियाँ प्राप्त हो रही हैं अधिक से अधिक, साथ के साथ उसकी कार्यक्षमता में भी वृद्धि हो रही है। क्योंकि अब उन्हें विभिन्न जटिलताओं का सामना
नहीं करना पड़ रहा। आज हर चीज़ के लिए एक मशीन है, एक पैमाना है, तो उसको जो पहले मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती थी, उस मशीन आ जाने के कारण या नवीनता आ जाने के कारण उसमें कुछ बदलाव हो रहा है। तो इसका ग्राहक को पूर्ण सदुपयोग करने का अवसर मिल रहा है, पूरी सुविधा। अब हम जानेंगे कि समाज के लिए मार्केटिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, किस तरीके से ये समाज के स्तर को बढ़ाता है, समाज के लिए किस तरीके से सुविधाजनक है। चूँकि समाज मनुष्यों का एक वर्ग है, मनुष्य के वर्ग में एक व्यवसाय से जुड़े हुए कई पक्ष होते हैं। कभी वो ग्राहक के रूप में होता है, कभी वो निवेशकर्ता होता है, कभी वो खुद व्यवसायी होता है, कभी सरकार से संबंधित होता है। तो इस तरीके से जब सभी पक्षों की संतुष्टि होती है, तो हम ये कहते हैं कि समाज भी संतुष्ट हुआ है। तो समाज के लिए सबसे पहला महत्व है कम मूल्यों पर वस्तुओं की प्राप्ति होना। प्रभावी विपणन प्रबंध द्वारा समाज के लोगों को वस्तुएं एवं सेवाएं अपेक्षाकृत कम मूल्य पर प्राप्त होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप समाज के सभी सदस्यों को लाभ प्राप्त होता है। यानी कि ग्राहक का पक्ष यहाँ पे संतुष्ट हो रहा है। एक ग्राहक या एक पक्ष चाहता है कि भाई उन्हें कम लागत पर अच्छी चीजें उपलब्ध हो, तो यहाँ पर दोनों चीजों की संतुष्टि हो रही है। इसके साथ साथ राष्ट्र का हित भी हो रहा है, साथ में व्यवसाय का हित भी छुपा है, क्योंकि जितने ज्यादा ग्राहक संतुष्ट होंगे उतनी ही उसको भी व्यावसायिक संतुष्टि प्राप्त होगी। और चूंकि विपणन एक बड़े पैमाने पर उत्पादन को बढ़ा देती है, जिससे दीर्घकालिक उत्पादन होता है, जिससे कम लागत पर उत्पादन संभव हो पाता है। कम लागत पर उत्पादन संभव होता है तो मार्केट में भी वो वस्तुएं कम मूल्य पर उपलब्ध होती हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है समाज पर। यानी कि समाज का एक पक्ष जब ऊपर उठ रहा है तो ये इम्पोर्टेंस है समाज के लिए। यानी ग्राहक संतुष्ट हुआ तो पुनः उस व्यवसायी या व्यापारी से संपर्क करेगा, तो यहाँ पर उस व्यवसायी को भी संतुष्टि प्राप्त होगी। तो समाज के भी सभी पक्ष एक दूसरे से संबंधित होते हैं और एक दूसरे पर इक्वल प्रभाव डालते हैं। अगला आता है रोजगार में वृद्धि। हमने देखा था विपणन के फंक्शंस यानी कार्य प्रक्रिया क्या क्या होती है। उसमें अच्छी पैकिंग, लेबलिंग भी करनी पड़ती है, उसमें स्टोरेज भी करनी पड़ती है, मार्केट विश्लेषण भी करना पड़ता है, ग्राहकों से संपर्क भी करना पड़ता है, बीमा भी करवाना पड़ता है। तो ये सभी कार्य विपणन के अंतर्गत आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जब ये कार्य बढ़े या ये कार्य उत्पादित हुए तो इनको करने वाले व्यक्तियों को रोजगार भी मिला। जैसे कि पैकिंग करने वाले व्यक्ति को रोजगार मिल रहा है, का पैकिंग का व्यवसाय चल रहा है, पैकेजिंग का। इसके अलावा जो विज्ञापन दिए जा रहे हैं तो विज्ञापनकर्ता के लिए भी एक रोजगार उत्पन्न हो रहा है। बीमा भी एक रोजगार के तौर पर ही, एक व्यवसाय के तौर पर ही हमारे सामने आया है। तो इस तरीके से समाज के विभिन्न पक्षों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं जब एक विपणन व्यवस्था अच्छी होती है। स्टोरेज के लिए हम किसी की जगह अगर रेंट पर ले रहे हैं तो उसे भी एक रोजगार मिल रहा है। फिर जहाँ पर हम स्टोरिंग कर रहे हैं वहाँ पे किसी गार्ड को अपॉइंट करेंगे तो उसको भी रोजगार मिल रहा है। तो इस तरीके से विभिन्न पक्षों को रोजगार मिलता है। इसके अलावा कोई ना कोई हमारे उत्पाद की एजेंसी लेता है तो उस व्यक्ति को एजेंसी लेने पर रोजगार मिल रहा है। जो विक्रय करता है, जो संपर्क करता है, जो विपणन करता है, जो मार्केटिंग करते हैं, आपने देखा होगा आपके गेट के बाहर आते हैं, वो आपको प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। तो इस तरीके से उन सबको रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। चूंकि सभी व्यक्तियों को या ज्यादातर व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं तो समाज का उत्थान होता है। तो ये इम्पोर्टेंस विपणन की समाज के लिए है। अगला आता है रूढ़िवादियां एवं कुरीतियों से मुक्ति। यदि विपणन व्यवस्था हमारी अच्छी होगी, ग्राहकों से संपर्क संचार प्रणालियां बेहतर होंगी, तो कम से कम काला बाजारी होगी, भ्रष्टाचार कम से कम फैलेगा, जिसका प्रभाव लोगों पर हमारी फर्म के प्रति अच्छा ही पड़ेगा। हमारी फर्म की ख्याति सकारात्मक तौर पर बढ़ेगी। तो इससे विपणन व्यवस्था समाज के लिए हितकर होती है, क्योंकि वो एक आदर्श स्थापित करती है। एक फर्म यदि आदर्शवादिता का पालन कर रही है तो उसी को देखकर अन्य व्यक्ति भी पालन करते हैं और उसके प्रति उतने ही समर्पित रहते हैं। उससे जुड़े लोग भी नैतिकता के आचरण को फॉलो करते हैं। तो देखिए, प्रभावकारी विपणन प्रबंध व्यवस्था के द्वार या समाज में मिलावट, जमाखोरी, भ्रामक विज्ञापन, कालाबाजारी आदि बुराइयों का उन्मूलन होता है। साथ ही जीवन स्तर में परिवर्तन होने से सामाजिक कुरीतियां दूर होने लगती हैं। इससे सामाजिक परिवर्तन होने लगता है। जब हम सीधे ही जनता से संपर्क स्थापित कर रहे हैं या फर्म लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो वो कम से कम किसी भी छल या कपट के प्रभाव में आएंगे या इसके शिकार बनेंगे। लेकिन ये तभी होगा जब हम लोगों तक सूचनाएं बेहतर तरीके से
पहुंचा रहे हैं। जब हमारी विपणन संचार प्रणाली बेहतर होगी तभी लोग जागरूक बन पाएंगे। तो इससे रूढ़िवादिता और कुरीतियों का अंत होता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक मूल्यों की स्थापना संभव हो पाती है। विपणन की नई विचारधारा ग्राहकों की संतुष्टि पर आधारित है। यहाँ पर अब विक्रेता अपनी मनमानी नहीं कर रहा है। व्यवसायी उपभोक्ताओं को अपनी सभी क्रियाओं का केंद्र बिंदु समझने लगा है तथा उनकी संतुष्टि में ही वह अपना लाभ समझता है। इसको ध्यान में रखकर ही वो कार्य करता है, जिसे आदर्शवादिता प्रदर्शित होती है। क्योंकि यहाँ पर छल कपट दूर हो रहा है, यहाँ पर सभी चीजें उपभोक्ता केंद्रित हैं, सभी कार्य प्रणालियां उपभोक्ता केंद्रित हैं। यहाँ पे उपभोक्ता के हितों को ध्यान में रखा जा रहा है, उसे विक्रयोपरांत सेवाएं दी जा रही हैं, जिसको देखकर सामाजिक मूल्यों की स्थापना होती है। हम जानते हैं कि एक व्यवसायी समाज से ही उठकर खड़ा हुआ है। उसने जितने भी प्राकृतिक और गैर प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध किए हैं वो समाज से ही उपलब्ध किए हैं। तो जब वो उनके हितों को ध्यान में रखता है तो सामाजिक मूल्यों की स्थापना करता है। उसको देखकर जो अन्य व्यक्ति उससे जुड़े हैं या जो उसके प्रभाव क्षेत्र में आते हैं वो इन सामाजिक मूल्यों की और नैतिक मूल्यों का पालन करते हैं। और चूंकि ये समाज के हित में है, समाज के जीवन स्तर को बढ़ा रहा है, सभी व्यक्ति जो भी समाज के विभिन्न पक्ष हैं जैसे कि मानवीय संसाधन हुए, ग्राहक हुआ या निवेशक हुआ, सभी के हित में कार्य किया जा रहा है, तो ये सामाजिक मूल्यों की स्थापना होगी, आदर्शवादिता प्रदर्शित करेगी। अगला आता है राष्ट्र के लिए महत्व। एक व्यक्ति या एक व्यवसायी जब राष्ट्र के या देश की संपत्ति, जिन्हें हम संसाधन बोलते हैं, उनका उपयोग कर रहा है, चाहे वो प्राकृतिक हो, मानवीय हो या गैर मानवीय हो या गैर प्राकृतिक हो, तो उसकी जिम्मेदारी राष्ट्र के प्रति हो जाती है कि वो राष्ट्र को भी उतना ही लौटाए। जैसे कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना, नवीनता लाना, विदेशी मुद्रा का अर्जन करना, ये सभी राष्ट्रीय आय में वृद्धि के लिए सहायक होते हैं। इसके साथ साथ नैतिक और सामाजिक मूल्यों की स्थापना करना, समय पर कर का भुगतान करना, ये सभी कार्य एक व्यवसाय के होते हैं। लेकिन विपणन व्यवस्था की क्या इंपॉर्टेंस है राष्ट्र के लिए, वो देखते हैं। अब विपणन व्यवस्था का राष्ट्र के लिए क्या महत्व है, उसका पहला बिंदु है राष्ट्रीय साधनों का सदुपयोग। विपणन प्रबंध वस्तु की समय, स्थान, अधिकार, रूप, विज्ञान उपयोगिता का सृजन करता है। यह हमने पहले ही पढ़ लिया है कि किस तरीके से विपणन व्यवस्था कहती है कि आप उस स्थान पर वस्तु उपलब्ध करवाओ जहां पर ग्राहक चाहता है, उस समय उपलब्ध करवाओ जिस समय ग्राहक चाहता है, इस अधिकार से उपलब्ध करवाओ कि अब ये वस्तु आपने खरीद ली है, अब ये आपकी हो गई, आप इसका उपयोग कर सकते हो, और उस रूप में वो वस्तु पहुंचाओ जिस रूप में वो चाहता है। इसके साथ साथ उसे संपूर्ण जानकारियां उपलब्ध करवाओ। तो ये इन उपयोगिताओं का सृजन करता है। इससे देश के प्राकृतिक और पूंजीगत सभी साधनों का उचित वितरण और सदुपयोग संभव हो पाता है। एक विपणन व्यवस्था जब बेहतर होगी तो वो जो चीज हमने समाज या राष्ट्र से उपलब्ध करके लोगों के निर्माण के लिए या लोगों की सुविधा के लिए बनाई थी वो उन तक पहुंचेगी। जैसे बिजली, पानी, गैस, ये जन सुविधा के लिए बनी हुई चीजें हैं। इनकी वितरण व्यवस्था हमने खुद ने देखी कितनी सहज होती है, हमें टाइम टू टाइम किस तरीके से उपलब्ध होती हैं। तो इस तरीके से जब हम समाज से या देश से प्राप्त संसाधनों को उसी समय पर उसी रूप में ग्राहक तक पहुंचा रहे हैं या अन्य माध्यमों तक पहुंचा रहे हैं, तो इसका मतलब हम राष्ट्र हित में कार्य कर रहे हैं और यही विपणन व्यवस्था का महत्व राष्ट्र के लिए है। हम जानते हैं कि विपणन व्यवस्था कहती है यदि आपूर्ति से ज्यादा उत्पादन है, यानी कि मांग से ज्यादा उत्पादन है, तो उसे स्टोर करके रखो ताकि जब उसकी आपूर्ति कम हो तो उसे काम में लाया जा सके। तो ये विपणन व्यवस्था हमें मंदी से रक्षा प्रदान करती है। विपणन मांग व पूर्ति का संतुलन बनाए रखती है। जितनी मांग है, यदि उत्पादन उतना नहीं हो पा रहा है तो हमने वो स्टोर जो किया था उसे हम इस्तेमाल में लेते हैं, लेकिन संतुष्टि हम ग्राहकों तक पूरी उपलब्ध करवाते हैं। यह मांग का सृजन करके राष्ट्र को आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, गरीबी आदि बुराइयों से बचाती है। इसके साथ साथ ये अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करती है। मुद्रास्फीति को रोककर मुद्रास्फीति कब बढ़ती है, जब मांग अधिक हो और उत्पादन कम हो, तब हमें वो जो वस्तुएं उपलब्ध हो रही हैं वो ज्यादा कीमत पर लेनी पड़ती हैं। लेकिन जब हम स्टोरेज करके रखते हैं तो वो दिक्कत आती ही नहीं है, मांग की पूर्ति होती रहती है, हमारे पास सामान उपलब्ध रहता है, तो हम ज्यादा कीमत वसूल ग्राहकों से नहीं करते हैं। क्योंकि देश के नागरिकों को सही कीमत पर वस्तु उपलब्ध हो रही है, मुद्रास्फीति कम हो रही है, तो ये राष्ट्र हित में
कार्यरत है। अगला आता है राष्ट्रीय उत्पादकता में वृद्धि। हम जानते हैं कि यदि विपणन व्यवस्था अच्छी होती है तो मांग भी उतनी अधिक बढ़ती है, मांग अधिक बढ़ती है तो उत्पादन अधिक बढ़ता है, उत्पादन बढ़ता है तो उसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है राष्ट्रीय आय पर। क्यों? क्योंकि यदि हम ग्राहकों की संतुष्टि के लिए नवाचार कर रहे हैं, उत्पादन अधिक कर रहे हैं, तो हमें विदेशी मुद्रा भी अर्जित होगी। साथ के साथ राष्ट्रीय साधनें जो भी हमें उपलब्ध हुए हैं, राष्ट्रीय साधनों का सदुपयोग होगा, देश के हित में ही होगा। कहीं बाहर से हमें वस्तुएं नहीं लेनी पड़ रही हैं, बाहर से नहीं मंगानी पड़ रही है। यदि उत्पादन राष्ट्र में ही हो रहा है, अपने देश में ही हो रहा है, भारत में ही हो रहा है, तो हम बाहर से क्यों मंगवाएंगे? तो इस तरीके से हमारी जो आय है या हमारी जो मुद्रा है वो भारत की भारत में ही रहेगी, साथ में विदेशी मुद्रा भी अर्जित होगी। तो इस तरीके से राष्ट्रीय उत्पादकता में वृद्धि होती है। तो विपणन प्रबंध वस्तुएं और सेवाओं की मांग को प्रोत्साहित करके राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि करते हैं। तो विपणन व्यवस्था कहती है कि आपको जो उत्पादित करना है वो अपने देश में करो, लेकिन ये तभी होगा जब मांग सृजित होगी। हम उत्पादन कब करेंगे? जब मांग होगी। लेकिन इसके लिए विपणन व्यवस्था कहती है कि आप बाजार का विश्लेषण करो, ये देखो कि ग्राहक को किस किस समय किस किस तरीके की चीज उपलब्ध हुई है या किस किस तरीके की चीज की आवश्यकता है, उसके अकॉर्डिंग ही आप उत्पादन करो। तो इससे राष्ट्र की उत्पादकता बढ़ती है। अब प्रश्न उठता है कि ये तो व्यवसायी करता है अपने लिए, यानी बाजार का विश्लेषण करके नई चीजें बना रहा है, तो वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कर रहा है, तो राष्ट्रीय उत्पादकता कैसे बढ़ेगी? भाई जिस जिस तरीके से लघु या कुटीर उद्योगों का विकास होता है उतना ही देश का भी विकास होता है, क्योंकि हम जिन संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं वो राष्ट्र की ही संपत्ति हैं। आप स्वयं भी राष्ट्र के ही हो तो आपकी ये फर्म भी राष्ट्र की ही हुई, क्योंकि आप देश का पैसा देश में ही काम में ले रहे हो, तो इसका मतलब है ये राष्ट्र की उत्पादकता बढ़ा रहा है। अगला आता है निर्यात में वृद्धि। विपणन प्रबंध अंतरराष्ट्रीय बाजार अनुसंधान करके विदेशी बाजारों में फर्म को प्रवेश दिलाता है। हम खुद जानते हैं, बीकाजी हुई, हल्दीराम हुई, अन्य भी कई फर्म है जो अपने व्यवसाय को विदेशों तक पहुंचा ले जा चुकी हैं। साथ ही लागत व किस्म में सुधार करके निर्यात बाजार को में वस्तु को जमाता है, यानी यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रही है, वहां पर एक्सपोर्ट हो रही है विदेशों में हमारे यहाँ से। तो इस तरीके से विदेशी मुद्रा का अर्जन हमें होता है, यानी राष्ट्र को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इस प्रकार विदेशी मुद्रा के अर्जन से विपणन प्रबंध सहायक होता है। अगला पॉइंट है सरकारी आय। सरकारी आय ज्यादातर होती है करों के माध्यम से। तो जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है, व्यवसाय बढ़ता है, उतना ही सरकार के कर की व्यवस्था बढ़ जाती है, ये बोले कर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो प्रभावी विपणन व्यवस्था से माल के उत्पादन, विक्रय तथा आय सभी में वृद्धि होती है। ये हम भी जानते हैं कि जितनी प्रभावी विपणन व्यवस्था होगी उतनी ही ग्राहक मांग करेगा तो हम उत्पादन बढ़ाएंगे, उत्पादन बढ़ाएंगे तो विक्रय अधिक होगा, और विक्रय अधिक होगा तो व्यवसाय की आय बढ़ेगी। एक व्यवसायी जब ज्यादा कमा रहा है तो उसे टैक्स भी उतना ज्यादा ही देना पड़ेगा, और ये टैक्स जाता है सरकार के कोष में। अतः सरकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष करों से आय में वृद्धि होती है। तो यहाँ टैक्स के जरिए सरकारी आय में वृद्धि करने में विपणन व्यवस्था ने अपना योगदान दिया है, क्योंकि उसने मांग को सृजित किया था। मांग के कारण ही उत्पादन और विक्रय बढ़ा, जिससे व्यवसाय की आय बढ़ी और जिससे टैक्स बढ़ा। अगला आता है कृषि एवं सहायक उद्योगों का विकास। क्योंकि एक देश की सफलता का आधार ही होते हैं उस देश की औद्योगिक इकाइयाँ, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, लघु हो या बृहत हो या फिर कृषि। भारत तो कृषि आधारित देश है, ये हम भी जानते हैं। तो जब एक उद्योग बढ़ता है तो कच्चे माल की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरीके से कच्चे माल को उत्पादित करने वाले उद्योगों का विकास होता है। यदि पैकिंग, हम जानते हैं पैकिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग, तो इस तरीके से ये छोटे छोटे उद्योग भी साथ के साथ बढ़ने लगते हैं। इनको उत्पादित करने की, पैकिंग के लिए जो सामान इस्तेमाल लिया जा रहा है उसके लिए उत्पादनकर्ता उत्पन्न हो जाता है, यानी एक व्यवसाय उत्पन्न हो गया, एक उद्योग उत्पन्न हो गया जो वो मटेरियल उत्पादित कर रहा है जिससे पैकिंग की जाएगी। तो इस तरीके से एक उद्योग के साथ साथ अन्य उद्योग भी बढ़ने लगते हैं या उनका भी विकास होने लगता है। तो प्रभावी विपणन व्यवस्था द्वारा कृषि व अन्य सहायक उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन मिलता है। इससे राष्ट्र का समन्वित विकास होता है, यानी वो पक्ष जो ज्यादा बड़ा व्यवसाय भी नहीं कर सकते हैं उन्हें भी मौका मिल जाता है एक छोटा सा उद्योग स्थापित करने का। तो इस तरीके से देश का संतुलन बना रहता है, यानी आर्थिक पिछड़े क्षेत्र और संपूर्ण विकसित क्षेत्र दोनों समान लेवल पर आ जाते हैं। कहीं पर छोटी इकाइयां तो कहीं पे बड़ी इकाइयां जब वो विकसित होती हैं तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। साथ के साथ उन इलाकों का भी
विकास होता है उन एरियाज़ का भी विकास होता है, क्योंकि वहाँ पर रोज़गार के अवसर उत्पन्न होने लग जाते हैं, विभिन्न सुविधाएँ उपलब्ध होने लग जाती हैं। जैसे कि अब मान लो किसी गाँव में कोई उद्योग स्थापित हो गया, तो वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, माल के आवागमन के लिए सड़क भी बनेगी, बिजली की व्यवस्था भी होगी, पानी की भी व्यवस्था होगी। तो इस तरीके से देश का संपूर्ण विकास होता है और उसमें विपणन व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। विपणन व्यवस्था महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसी के कारण ही व्यवसाय सफल बन रहा है, तो यानी कि राष्ट्र का भी विकास हो रहा है। आज का टॉपिक अपना यहीं पे कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में हम लोग आगे की स्टडी कंटिन्यू रखेंगे, तो चैनल पे बने रहिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आपको वीडियो अपडेट्स मिल जाएँ। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आपके माइंड में लगता है या कोई डाउट लगता है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको डेफ़िनेटली आंसर किया जाएगा।